ये तीनों अतका खान, रैमल, सोनी और मीर समंद गए भाई मालदेव के पास, और मालदेव जाकर भाई मालदेव हुमायूं ने भेजा हमें, हुमायूं यहीं बैठा है तुम्हारे जोगी तीर्थ में, और तेरे को पता ही होगा शेरशाह सूरी ने कूट पीट के निकाल दिया हमें, हमें तेरी सहायता की आवश्यकता है। मालदेव ने कहा हम बताओ भाई क्या सहायता चाहिए, एक तो रहने का जुगाड़ बता, हमारे को रहने की जगह नहीं बची, दूसरा हम शेरशाह खिलाफ लड़ेंगे तो सहायता चाहिए, सैनिक सहायता चाहिए, मिलिट्री बेस तेरी। मालदेव ने कहा जहां तक रहने की बात है, मैंने अभी अभी कब्जा किया बीकानेर पे। कहां पे कब्जा किया? 1541 में बीकानेर पे कब्जा किया था, ये 1541 के आसपास की बात है। तो तुम जहां बैठे हो उसे नाक की डंडी की सीध में उधर जाओगे, बीकानेर आ जाएगा। मेरा बंदा वहां तैयार बैठा है, कुंपा राठौड़, मैं लेटर लिख देता हूं, कुंपा राठौड़ तुम्हें चाबियां दे देगा, मजे करो बीकानेर में जाके रहो। एक और क्या चाहिए तुम्हें? काम शेरशाह खिलाफ लड़ेंगे तो हमें सेना चाहिए। मालदेव ने कहा जिस दिन जाओ उस दिन लोकेशन शेयर कर देना, जहां बुलाओगे वहां पर मैं आ जाऊंगा। तीनों बड़े राजी हो गए, और हुमायूं जाकर मजा आ गया, क्या खतरनाक आदमी आ रही है, तो डरता ही नहीं है। और इसने तो कहा रहने के लिए तुम्हें क्या दे रहा हूं? बीकानेर, और शेरशाह खिलाफ लड़ने के लिए मैं क्या दे दूंगा? और सर आपके लिए बादाम और भेजे, बोरी है बादाम की, लो लो लो। हुमायूं ने कहा पहले बादाम खोलो यार, कई दिन हो गए खाए हुए। उन्होंने कहा सर प्लीज एक बात और सुन लो, छोटी सी एक बात। क्या बात है? कि हम तीनों जब मालदेव से बातचीत करने के लिए गए थे, तभी वहां पर एक आदमी और आया हुआ था। वो कौन था? कि वो शेरशाह सूरी का दूत था। वो क्या कहने आया था? कि वो ये कहने आया था कि हुमायूं को सहायता नहीं देनी है। मालदेव ने उसको क्या रिप्लाई दिया? कि नहीं पता सर, हमारे से अलग बात की थी और उससे अलग बात की। अब हुमायूं का दिमाग खराब, यार उसको क्या कहा होगा। हुमायूं पढ़ाकू आदमी था, सारा दिन पढ़ता रहता, लाइब्रेरी साथ में रखता हमेशा। तो अब हुमायूं का दोस्त कौन होगा? लाइब्रेरी वाला बंदा ही दोस्त होगा। उसका जो लाइब्रेरियन था उसका नाम था मुल्ला सुर्ख। हुमायूं भाग के मुल्ला सुर्ख के पास गया और कहा मुल्ला जी सारे दिन किताबों में घिरे बैठे रहते हो, थोड़ा बहुत भोगना दिमाग दिया होगा भगवान ने, एक बात बताओ, अपने 3 दूत गए थे, उनको मालदेव ने कहा कि मैं तुम्हें रहने के लिए क्या दूंगा, लड़ने के लिए क्या दूंगा, पर उसी टाइम शेरशाह का दूत भी आया था, पर उसे अलग बात की है। शेरशाह का दूत यह कहने आया था कि हुमायूं की सहायता नहीं करनी। आपको क्या लगता है उसको क्या रिप्लाई दिया होगा? मुल्ला सुर्ख ने कहा, मालदेव ने उसको यह रिप्लाई दिया है कि मैं हुमायूं को बीकानेर भेज रहा हूं, वहां कुंपा राठौड़ तैयार बैठा है, वो हुमायूं को पकड़ लेगा, शेरशाह तू बीकानेर आ, इसको ले जा। इतना बड़ा धोखा तुम्हें क्यों लगता है कि ये अपने साथ ऐसा कर सकता है? मुल्ला सुर्ख ने कहा मैंने इस बंदे का पिछला रिकॉर्ड चेक किया, इसने पापा को नहीं बख्शा, तू क्या लगता है इसके? तो उसने कहा तो अपने को क्या करना चाहिए? उसने कहा चप्पलें हाथ में लो अपने। फिर हुमायूं बेचारा यहां से भागा, जो ठेठ पाकिस्तान में सिंध जाके रुका। कहां जाके रुका? सिंध जाके रुका। उसने तो पीछे मुड़ के भी देखा। वास्तव में मालदेव ने जो शेरशाह वाला दूत आया था उसको यह कहा था कि भाई मैं तेरी कोई सहायता करूंगा नहीं, मैं हुमायूं की तरफ हूं, मैं शेरशाह की तरफ नहीं। वो दिल्ली गया दूत और उसने जाके शेरशाह कहा कि भाई मालदेव अपनी कोई सहायता करने के लिए तैयार ही नहीं है, उल्टा मालदेव किसको सहायता दे रहा है? हुमायूं। शेरशाह बड़ा गुस्से में है, और शेरशाह ने कहा अरे यार इसके 2 आदमी, मालदेव के 2 दुश्मन मेरे पास बैठे हैं और अभी तक मैंने उनकी कोई सहायता नहीं की। 2 दुश्मन कौन कौन? बीकानेर से कौन गया हुआ है और मेड़ता से कौन गया हुआ है? अब भाई उधर उसने कल्याणमल और वीरमदेव को बुलाया कि हाँ भाई इधर आओ रे, क्या प्लान है तुम दोनों का? तो उन्होंने कहा सर सिंपल प्लान है हमारा, तो अपने तीनों मिलके चलते हैं, आप कल्याणमल और वीरमदेव तीनों ने कहा अपने तीनों मिलके चलते हैं, मालदेव को मार देते हैं। मालदेव को मारने के बाद कल्याणमल ने कहा मैं तो ले लूंगा मेरा बीकानेर, वीरमदेव ने कहा मैं ले लूंगा मेरा मेड़ता, शेरशाह का तू रख लेना जोधपुर, तेरे को जोधपुर दिलवा देंगे। शेरशाह ने कहा मामला एकदम सॉर्ट है, आ रहेगा चिंता मत करो सर, चलो बस कब्जा ही तो करना है अपने को। तो शेरशाह उधर से सेना लेकर रवाना हुआ। किस किस को लेके? किससे लड़ने के लिए आ रहा हो? किससे लड़ने के लिए? मालदेव। अब मालदेव ने इधर बातचीत करनी शुरू की। मालदेव को पता चला कि कल्याणमल और वीरमदेव किसको लेके आ रहे हैं, तो उसने कहा भाई हाँ, मंत्रियों को बुलाया कि बताओ भाई कहां लड़ना है कहां नहीं लड़ना है। तो किसी ने कहा कि अपने तो जहां से बाउंड्री शुरू होती है मारवाड़ की वहीं पे लड़ लेते हैं, बाउंड्री में घुसने ही मत दो। और मारवाड़ की बाउंड्री शुरू होती है अजमेर से। कहां से? अजमेर चलते हैं, अजमेर चल के लड़ते हैं। कईयों ने कहा नहीं सर, जोधपुर से अजमेर दूर पड़ जाएगा, इतनी दूर सप्लाई कैसे पहुंचाएंगे, घोड़ों का दाना, अनाज, सैनिकों के रहने का व्यवस्था, हथियार इतने नहीं पहुंच पाएंगे। अपने काम करते हैं जोधपुर में रह के लड़ते हैं। ये शेरशाह को आने दो, डीप आने दो और अंदर की तरफ आने दो, अंदर आएगा पास में आएगा तब मारेंगे उसको। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि चलो न तो जोधपुर में लड़ेंगे ना अजमेर में, बीच में लड़ेंगे अपने, जोधपुर अजमेर के बीच में लड़ें ताकि राजधानी से भी दूर रहें और बाउंड्री के भी थोड़ा अंदर आने दिया जाए। वो जो जगह थी वो जगह है जैतारण। कौन सी जगह? वहां जैतारण में 2 पहाड़ियां मिलती है, जिन 2 पहाड़ियों का नाम है गिरी। 2 पहाड़ियां मिलती है, पहाड़ियों को बोलते हैं गिरी, मिलने को बोलते हैं सुमेल।
पहाड़ियों को गिरी मिलने को, इसलिए इस युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध। क्या नाम बताओ? इस जगह की प्लानिंग जो बता रहा था उस आदमी का नाम है जेता। क्या नाम है? जेता ने कहा वहां जाके लड़ते हैं अपने, वहां सारे प्रबंध कर दूंगा मैं, मेरे पे छोड़ दो आप, तो हथियार कहां से आएंगे, घोड़ों का दाना कहां से आएगा, सैनिकों का अनाज कहां से आएगा, सब मैं कर दूंगा। जब ये प्लानिंग कर रहे थे तब मालदेव की नजर पड़ी। मालदेव ने कहा अरे अरे तुम कब आए? और एक बंदा खड़ा हुआ, उस बंदे का नाम है कुंपा राठौड़। क्या नाम है? मालदेव कुंपा को कहां छोड़ गया था? मालदेव ने पूछा अरे तुम कब आ गए? उन्होंने कहा सर मेरे को जब पता चला कि शेरशाह सूरी हमारे राज्य पर हमला करने वाला है और मेरे से रहा नहीं गया, मैं बीकानेर किसी और आदमी को छोड़ के मैं आ गया, मैं लड़ूंगा सर। और मालदेव ने कहा शाबाश मेरे चीते, जब तक तुम्हारे जैसे लोग हैं मारवाड़ का कोई बाल भी बांका। तो एक और सेनापति कौन आया हुआ है? कुंपा। सेनाएं आमने सामने पड़ी है, मालदेव अपनी सेना लेके इधर पड़ा है, सामने की तरफ शेरशाह पड़ा। दोनों युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं अपनी। मुसलमान राजाओं की अच्छी विशेषता थी, वो दुश्मन का पता लगाते। शेरशाह ने जब मालदेव का पता लगाया तो उसके समझ में आया कि आज दिन तक मालदेव किसी से भी हारा, और जो इसके सामने है उसको इसने भगा भगा के मारा, और शेरशाह को लगा मरा दिया। इस बार गलत फंस गए अपने भाई साहब। और शेरशाह ने कल्याणमल वीरमदेव को बुलाया, बुला का वो रिपीट करना प्लान एक बार थोड़ा। उन्होंने कहा सर इजी प्लान है, मार देंगे इसको, सामने बैठाइए मालदेव, और फिर मैं रख लूंगा बीकानेर, ये रख लेगा मेड़ता, और आपको दिला देंगे जो। शेरशाह ने कहा तुम्हें नहीं लगता कि ये इस बार दिल्ली आगरा पे भी कब्जा कर लेगा? ये अपने तीनों को मारेगा। तुम तो दोनों नंगा नहाए क्या और निचोड़े क्या वाली स्थिति में हो, मेरे वाला उड़ जाएगा। उन्होंने नहीं नहीं सर ऐसा तो कुछ ही नहीं है, इतना भी शक्तिशाली नहीं है। मालदेव ने कहा चुप रहो रे, तुम्हारा वीडियो देखा था, धोतियां खोल ली इसने, भयंकर मारा है तुम दोनों को इसने, और ये मेरे को मारेगा। और अब शेरशाह के लिए कहा जाता है कि शेरशाह में शेर जितनी ताकत और लोमड़ी जैसी चालाकी थी। कितनी ताकत और चालाकी कैसी? जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उसमें। जगीरा वाली मूवी किस किसने देखी है? चाइना गेट किस किसने देख रखी है? बाकियों नहीं देख रखी? लिखो ऊपर ऊपर लिखो चाइना गेट देखनी है, जब टाइम मिले देखना। लिखो कॉपी के लास्ट पन्ने में लिखो चाइना गेट। यार चाइना गेट नहीं देखी मतलब क्या है फिर? जगीरा, जगीरा का डायलॉग है मेरे दिल को भया मैंने कुत्ता काट कर खाया। अरे मतलब कुत्ते की बात है तो लिखेगी नहीं, लेकिन चाइना गेट देखनी है। मैं जो फिल्में बताऊंगा वो सारी देखनी तुम्हें, सिलेक्शन तभी होगा। जैसे जगीरा कमीना आदमी होता है वैसे वैसे कमीना आदमी कौन था? शेरशाह। और शेरशाह ने कहा कि जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकले तो डिब्बे के नीचे आग लगानी पड़ती है, टेडी से भी नहीं निकलता भाई साहब, फिर घी गर्म करना पड़ता है। आई समझ में? किसने कहा तुम्हें टेडी से निकल जाता है? नहीं निकलता। प्रैक्टिकल ये मुहावरा कुछ ही कहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि टेडी से भी निकलता, फिर डिब्बे के नीचे क्या लगानी पड़ती है। तो शेरशाह ने कहा मैं नया प्लान सोचता हूं कुछ। शेरशाह ने अपने 5 सैनिक बुलाए, उन 5 सैनिकों को कहा तुम व्यापारी का वेश धारण करो। किसका वेश धारण करो? क्या बेच के आओगे? कि हथियार बेच के आओगे। किसको बेच के आओगे? कि मालदेव। घूमते घूमते जाओ और जिधर मालदेव बैठा उसको कहो हथियार खरीद ले। युद्ध के टाइम में हथियारों की आवश्यकता कम होती है ज्यादा होती है? इसलिए कोई भी राजा क्या खरीदना पसंद करेगा? हथियार। और उसने कहा मालदेव जब हथियार खरीदे तो ये मेरी एक पर्ची है, धीरे से वहां डाल के देना, और ध्यान नहीं लगना चाहिए तुमने डाली है। सर चिंता मत करो। उन्होंने अच्छे अच्छे तलवारें ली, घूमते घूमते गए तलवारें खरीद लो, तलवारें खरीद लो। मालदेव ने तलवारें देखी, तलवारें एक से एक शानदार, मतलब ये नख, यदि नाखून भी लग जाए नाखून कट जाए, ये तो भयंकर वाली तलवारें, एकदम धार दी हुई उनके। और मालदेव ने कहा सारी तलवारें दे दो। और मालदेव ने अपने सेनापतियों को बुलाया, और सेनापतियों को बुला कहा भाई कितनी चाहिए? जेता ने कहा 100 दिलवा दो गिलाए, कुंपा ने कहा 50 दिलवा दो गिलाए, बाकी ने कहा 70-80, जिसको जितनी चाहिए दिल भाई। तो आपने अपनी तलवारें लेके अपने अपने कैंप में जाओ। व्यापारियों से पूछा कितने रुपए? उनका 70 रुपए ये लो। व्यापारियों का सर थैंक यू सर, आपने सारी खरीद ली, हमें घूमना नहीं पड़ा। मालदेव ने कहा अगली बार भी जब भी आओ डायरेक्ट मेरे पास आना, सारी की सारी मैं खरीदूंगा। और जाते जाते व्यापारी अपनी क्या गिरा गए वहां पे पर्ची। मालदेव अपने कैंप में बैठा बैठा सोच रहा है कि कल कैसे लड़ेंगे, पहले कौन लड़े, बाद में कौन लड़े, किधर से हमला करें, किस प्रकार से हमला करें, कितनी सेना उसकी, कितनी सेना अपनी, पूरा दिमाग में अपना कैलकुलेशन सेट कर रहा है। इतने में मालदेव की निगाह पड़ी, यार ये पर्ची कहां से आई? पहले तो सफाई हुई थी यार कमरे में तो, और उसने पर्ची खोल के देखी और पर्ची में लिखा हुआ था कि सुल्तान शेरशाह सूरी तुम किसी बात की चिंता मत करना, कल जैसे ही लड़ाई शुरू होगी हम दोनों भाई जेता और कुंपा मालदेव को पकड़ के तेरे को सौंप देंगे, पर तुम भी अपना प्रॉमिस नहीं माना, और मालदेव को मारने के बाद हम दोनों भाइयों जेता तथा कुंपा को जोधपुर का राजा बना देना। और मालदेव का दिमाग खराब हुआ। पर्ची से ऐसा लगता है कि जेता और कुंपा किससे मिल गए, और कल वो किसको पकड़ के सौंप देंगे, और मालदेव को शेरशाह सूरी मार के जोधपुर का राजा किसको बना देगा?
मतलब इनके बीच में प्लान हो गया कि हम तेरे को मालदेव देंगे, तू हमें क्या बना दे, जोधपुर का राजा। और अब मालदेव के दिमाग में आया कि मैंने पूछा था दरबार में कि यार लड़ाई कहां पर करें, तो जेता कह रहा था जेतारण में कर लेते हैं, मैं सारा प्रबंध कर दूंगा। प्रबंध ये है कि मेरे को पकड़ के सौंपना है। और मालदेव को दिमाग में आया कि मैं इस कुंपा को बीकानेर छोड़ गया था, मैंने इससे कहा था कि तू बीकानेर से वापस क्यों आ गया, तो इसने कहा था देश को जरूरत पड़ती है तो आना पड़ता है। तो ये जरूर देश को नहीं, इसको खुद को है। और उसका दिमाग खराब और उसको लगा रहे एक पर्ची तो पकड़ में आ गई, तो पता चल गया दो मेरे पास नहीं है, दो उसकी तरफ चले गए हैं, क्या पता बाकी भी हो, क्या पता कल युद्ध शुरू और ये सेना उधर मिल जाए, मेरे को मारेंगे। और उसे लगा गई ना, यदि ऐसी बात है तो मैं यहां नहीं लड़ूंगा, मैं मेरी राजधानी में लड़ूंगा। राजधानी कौन सी है उसकी? और उसने अपने सेनापतियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाकर वापस चलेंगे। अरे सर क्या हुआ, सुबह तो अपने को लड़ाई करनी, उसने कहा नहीं करनी, अब लड़ेंगे तो जोधपुर में लड़ेंगे। और उसने जेता कुंपा कहा तुम पीछे मत आ जाना, नमक हरामी हो, शर्म नहीं है रे, तुम जाके मिल गए। और उसने अरविंद केजरीवाल की तरफ पर्ची दिखा देगा, प्रूफ है मेरे पास, सबूत है भाई साहब, ये दोनों किससे मिल गए हैं, जाके शेरशाह सूरी से जाकर मिल गए। जेता कुंपा ने कहा अरे सर नहीं है, आप राइटिंग चेक कर लो, हम तो इंग्लिश में साइन ही नहीं करते सर, हमारा राइटिंग मिला लो आप। पर मालदेव ने कहा बस एक बार ये शेरशाह चला जाए फिर मैं तुम दोनों भाइयों को बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूं, भागो यहां से। और उसने जेता कुंपा को तो वहां छोड़ दिया, और मालदेव अपनी पूरी की पूरी सेना लेके वापस कहां चला गया, जोधपुर चला गया। अब लौटती हुई सेना जेता कुंपा को गालियां निकालती जाए कि विश्वासघातियों, देशद्रोहियों, ऐसा कौन करता है, देश के साथ गद्दारी, अपने राजा के साथ गद्दारी कौन करता है। और जेता कुंपा को लगे कि यार कुछ किया भी नहीं, और देशद्रोह जैसा इल्जाम, विश्वासघात जैसा इल्जाम, देश के साथ विश्वासघात का इल्जाम। और उन दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि कल हम अकेले लड़ेंगे, भले और कोई लड़े कि नहीं लड़े। उनके पास 12,000 फौजी थे। कितने फौजी थे? उधर शेरशाह कल्याणमल वीरमदेव की फौज में 80,000 लोग हैं। कितने लोग हैं? वो 12,000 क्या दुर्धर्ष तरीके से लड़े होंगे, शेरशाह की लगभग फौज काट गए थे वो। मुसलमान राजाओं में एक और अच्छी विशेषता थी कि वो रिजर्व टुकड़ियां रखते थे, तो एक रिजर्व टुकड़ी पीछे से आई थी जलाल खान जलवानी की। किसकी आई थी? वो जलाल खान। और होता क्या, युद्ध का मैदान है, बराबर का युद्ध चल रहा है, इधर सेना थकी हुई है, इधर सेना थकी हुई है, पलड़ा किधर भी जा सकता है। उस टाइम यदि एक सेना के पास फ्रेश टुकड़ी आ जाए उसको कितना फायदा हो। तो वो फ्रेश टुकड़ी आई जलाल खान जलवानी वाली, वो जब आई तो उसके बाद जेता कुंपा हारे। फिर सैनिक तो 12,000 ही थे, सामने वालों कितने भी मारे तो भी उनके ज्यादा बच ही रहे थे, तो जेता और कुंपा हारे। शेरशाह जैसे तैसे करके युद्ध जीता, पर जीतने के बाद भी उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मैं जीत गया इस युद्ध को, लेकिन जीतने के बाद क्या मिलेगा? मारवाड़। मारवाड़ में होता क्या, ले देगी मुट्ठी भर बाजरा। लेकिन आज यदि हार जाता तो मेरे हाथ से क्या निकल जाता। ऐसा उसने किस युद्ध के बाद कहा? वो कौन वीर थे जो बहादुरी से भिड़ गए थे? कितने हजार फौजी, कितने लोगों से भिड़ गए। इसलिए जेम्स टोड ने कहा था कि भाई साहब यहाँ के लोग अलग ही प्रकार के हैं, वरना पक्का पता है ना कि 12,000 मरेंगे। उन युद्धों में जाना जिनमें मौत निश्चित है, उनमें लड़ने की ये वीरता केवल राजस्थान वालों ने दिखाई, जिसमें यह हो कि आमने सामने बराबर है, कोई जीत सकता है, या अपनी सेना ज्यादा उनकी सेना कम, उसमें तो हर कोई लड़े दुनिया में। आप मुट्ठी भर उसके बावजूद भिड़ जाओ और अगले को ये कहने पर विवश कर दो भाई साहब बाल बाल बच गए रे, को भूमियों सा मरा जी काम आया आज, तो वरना देश के काम आ जाते। देखो शेरशाह जब गिरी सुमेल जीता, जीतने के बाद वो आगे की तरफ गया, जोधपुर की तरफ बढ़ा। मालदेव को अब भी विश्वास नहीं है अपने सेनापतियों पे, और मालदेव लगा क्या पता यार बाकी सेनापति भी इसके साथ मिले हुए हो। तो मालदेव को लगा कि नहीं यार, यदि कल को बाकी सेनापति भी मिल जाए, अपनी सेना कम पड़ जाए, तो अपने शेरशाह किला पार नहीं पड़ेगी। तो वो ये जानता था कि यदि सेना कम हो तो पहाड़ों में लड़ना चाहिए। कहां लड़ना चाहिए? और यहां पर यदि कोई पहाड़ थे तो वो पहाड़ थे सिवाना में। कहां पे थे? सिवाना में। इसलिए मालदेव जोधपुर भी खाली करता है, जोधपुर खाली करके कहां चला जाता है? तो जोधपुर को कहते ही थे मारवाड़ की शरण स्थली। क्या बोलते थे? कि मारवाड़ वाले राजा है, उनका कोई शेल्टर हाउस था, तो वो कौन सा था? सिवाना। सिवाना कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ गया? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बालोद। अब मालदेव यहां से निकला, मालदेव यहां से सॉरी शेरशाह वापस जोधपुर पे कब्जा करके शेरशाह आगे गया। और जैसे ही शेरशाह आगे गया, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है कलिंजर। कौन सी जगह पड़ती है? कलिंजर नाम की एक जगह पड़ती है। उस जगह पे शेरशाह ने हमला किया। शेरशाह ने हमला किया तो शेरशाह का जो तोप का गोला था वो किले के लगा, जाके गोला वापस आ गया, शेरशाह उड़ गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो गया था गोला, तो शेरशाह उठ गया बेचारा। शेरशाह उठ गया तो अब मालदेव को पता चला मालदेव कहां बैठा है? सिवाना। जोधपुर में कौन बैठा हुआ है? खवास खान। पर खवास खान को कौन छोड़ के गया है? शेरशाह। उसको पता चला कि भाई ये तो मर गया। मर गया तो बाद में जो मालदेव सिवाना से जोधपुर आया, और जोधपुर आके उसने जोधपुर पे कब्जा कर लिया और खवास खान को यहां से भगा दिया। देखो मालदेव और शेरशाह सूरी के जो रिलेशन है, इनके अंदर मालदेव कूटनीतिक गलतियां करता है। कैसी गलतियां करता है? कूटनीतिक समझते हो?
डिप्लोमेटिक, कि डिप्लोमेटिक गलतियां हैं भाई साहब उसकी। क्या गलतियां की उसने, क्या मिस्टेक की? उसकी पहली मिस्टेक ये है कि उसने कल्याणमल और वीरमदेव को शेरशाह के पास जाने का मौका दे दिया था। यदि वो बीकानेर और मेड़ता पर हमले ना करता तो क्या कल्याणमल वीरमदेव शेरशाह के पास जाते? और यदि कल्याणमल वीरमदेव शेरशाह के पास नहीं जाते तो शेरशाह को भी हमला करने का मौका नहीं। पर आप कह सकते हो कि सर शेरशाह साम्राज्यवादी राजा है, कल्याणमल वीरमदेव ना भी जाते तो भी शेरशाह हमला तो कर ही सकता है। पर यदि कल्याणमल वीरमदेव ना जाते और शेरशाह जोधपुर पर हमला करता तो कल्याणमल वीरमदेव किसका साथ देते? राठौड़ों का गठबंधन बनता, लेकिन मालदेव अब राठौड़ों का गठबंधन नहीं बना सका। फिर इतना भी क्या कान का कच्चा होना कि पर्चियां पढ़ के वापस चले जाओ। आप सोचो, जब जेता कुंपा के 12,000 फौजियों ने यह कहने पर मजबूर कर दिया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, मालदेव पूरा लड़ा होता उस दिन तो हिंदुस्तान का राजा होता वो। पर इतिहास में तो के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि ऐसा होता, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इन चीजों को। लिखो। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,